of these strain they produce 2 crops in a year and thus there are 4 crops. तो ये जो 2 स्ट्रेन के बारे में मैंने आपको बताया, कुसुमी स्ट्रेन और रंगीनी स्ट्रेन, ये 2 स्ट्रेन जो है ये फिर साल में 2 बार जो फसल है उसको हमें देती हैं। तो जो कुसुमी स्ट्रेन के द्वारा जो लाख की फसल हमें प्राप्त होती है वो कहलाती है अघानी और जेठी, जो कि 6 महीने की होती है। अघानी 6 मंथ्स और जेठी 6 मंथ्स। रंगीनी स्ट्रेन द्वारा जो हमें लाख की खेती साल में 2 बार प्राप्त होती है वो है कार्तिकी और बैसाखी। इनॉक्यूलेशन पीरियड वह समय होता है जब कीटों द्वारा पेड़ को इन्फेक्ट किया जाता है। वो जो समय है वो इनॉक्यूलेशन या संचारण का समय, संचारण काल कहलाता है। तो जो कुसुमी स्ट्रेन है उसकी अघानी प्रकार की फसलों को प्राप्त करने के लिए जो उचित संचरण काल है वो जून जुलाई का होता है और जेठी प्रकार की फसल को प्राप्त करने का जो इनॉक्यूलेशन या संचारण काल है वो जनवरी से फरवरी का होता है। इसी प्रकार से रंगीनी प्रकार की जो प्रजाति है जिसमें कार्तिकी फसल प्राप्त करने के लिए पेड़ों का इनॉक्यूलेशन या संचरण काल जो है वो जून से जुलाई का होता है और बैसाखी के लिए जो संचरण काल है वो अक्टूबर से नवंबर का होता है। संचरण काल यानी वह काल, वह पीरियड जिस समय हम लाख के इंसेक्ट को हम उनके पोषक पेड़ के ऊपर हम उनको छोड़ते हैं, यानी जब हम निम्फ को हम उनके होस्ट प्लांट के ऊपर छोड़ते हैं। तो यह जो पीरियड है ये संचरण काल या इनॉक्यूलेशन पीरियड कहलाता है। हार्वेस्टिंग पीरियड वह समय होता है जब हम इन कीटों के द्वारा उत्पन्न किया गया लाख जब हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वह जो समय है वह समय कहलाता है हार्वेस्टिंग पीरियड या सस्य कर्तन काल। तो अघानी फसलों का जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो है जनवरी से फरवरी और जेठी फसलों का जो हार्वेस्टिंग समय है या सस्य कर्तन काल जो है वो है जून से जुलाई। ठीक इसी तरीके से कार्तिकी का जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो अक्टूबर से नवंबर है और बैसाखी का जो हार्वेस्टिंग पीरियड है यानी वो समय जब हम लाख को प्राप्त कर सकते हैं वह समय जून से जुलाई का होता है। जब हम समय से पहले ही लाख का एकत्रीकरण करें यानी पूरा उनका जो ईल्ड है उनके द्वारा जो हमें दिया जाने वाला लाख है वो समय से पहले ही अगर हम उसको निकालते हैं तो वह इमेच्योर हार्वेस्टिंग या अपरिपक्व संग्रहण कहलाता है। जब हम आगे की स्लाइड्स अभी मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें लाख कल्चर के प्रोडक्शन के 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इनॉक्यूलेशन यानी संचारण। जब हम अंडों से निकले हुए निम्फ को उनके पादप होस्ट प्लांट यानी पोषक पादप के ऊपर हम उनको छोड़ते हैं, तो वह जो प्रोसेस है वो इनॉक्यूलेशन या संचरण प्रोसेस कहलाता है। सेकेंड स्टेप लाख कल्चर के अंदर होता है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग वह स्टेप होता है जब लार्वा जब अंडों से लार्वा बाहर निकलता है, तो यह जो समय है
यह स्वार्मिंग कहलाता है या वृंदन कहलाता है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद अक्टूबर नवंबर के महीने में फीमेल्स लाख से निर्मित अपने कवच के बाहर के भीतर ही लगभग 200 से 500 अंडे देती है। अपने सेल के अंदर ही वह अपने अंडों को देती है 200 से 500 अंडे। 6 हफ्तों के बाद इन अंडों से फर्स्ट इंस्टार लार्वे निकलते हैं और ये बड़ी संख्या में कोष्ठक या सेल से बाहर निकलते हैं। तो फीमेल के सेल से फर्स्ट इंस्टार लार्वा या निम्फ के बाहर निकलने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वह स्वार्मिंग कहलाती है या वृंदन कहलाती है। तो ये जो लार्वे होते हैं इनका इनिशियली कलर रेड होता है और जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इनका जो शेप है वो बोट टाइप होता है। हेड जो बॉडी है वो हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, जिसमें एब्डोमेन पर 2 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं और एब्डोमेन के एंड पर कॉडल सीटे यानी पुच्छ शूक उपस्थित होते हैं। इनके थोरेसिक रीजन में मैंने आपको बताया था कि 2 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स यानी कि श्वास रंध्र होते हैं और 1 पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होती है। माउथ पार्ट इन लार्वे का सक्शन एंड पियर्सिंग टाइप का होता है, यानी कि चूषण और भेदन प्रकार का होता है। रोस्ट्रम में इनका माउथ जो है वो डेवलप होता है। फीमेल्स के अंदर ये स्ट्रक्चर्स जो है डीजेनरेट हो जाती है और फीमेल का जो शरीर है वो पियर शेप्ड का हो जाता है, जैसे मैंने लास्ट आपको क्लासेस में बताया था। तो जो लैक कल्चर है उसके 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं। सबसे पहला इनॉक्यूलेशन यानी इन्फेक्शन, जिसमें हम निम्फ को उनके होस्ट प्लांट के ऊपर हम छोड़ते हैं। दूसरा स्टेप लैक कल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो स्वार्मिंग होता है या वृंदन का समय होता है। वृंदन वह समय है जब लार्वे या निम्फ अपने अंडों से बाहर निकलते हैं बड़ी भारी संख्या में। और फिर जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है हार्वेस्टिंग। तो जब हम किसी निम्फ को इनॉक्यूलेट कर देते हैं, इनॉक्यूलेशन के समय हम ब्रूड लैक, एक प्रकार का लैक होता है। ब्रूड यानी वह लाख जिसमें अंडे बहुत सारी तादाद में उपस्थित हों। तो इनॉक्यूलेशन का जो प्रोसेस है, जो मैं भी आपको बाद में बताऊंगी, उसमें हम क्या करते हैं, जो ब्रूड लैक होते हैं उसको हम उनके होस्ट प्लांट के ऊपर हम बांध देते हैं और अब इस ब्रूड लैक में से लार्वे या निम्फ जो है वो बाहर निकलता है और होस्ट प्लांट में से अपना पोषण प्राप्त करने लगता है और उसके चारों तरफ अपना जो लाख है उसका निर्माण करता है। तो जब हम लाख का कलेक्शन हम उस समय स्टार्ट कर दें जहाँ से प्रॉपरली लार्वे बाहर नहीं निकले हैं, उनका स्वार्मिंग नहीं हुआ है और उन्होंने पूरी तरीके से अपने लाख का सेक्रीशन जो है, श्रवण है, वो कंप्लीट नहीं कर दिया है और वो एडल्ट के रूप में परिवर्तित नहीं हो गए हैं, तो जब हम समय से पहले ही उनके द्वारा जो कम मात्रा में लाख सेक्रीट किया गया है, जब हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, निकाल लेते हैं, तो ऐसा जो हार्वेस्टिंग है, संग्रहण है लाख का, वो इमेच्योर हार्वेस्टिंग कहलाता है, क्योंकि हमने लार्वे के एडल्ट बनने तक और एडल्ट के द्वारा लाख का सेक्रीशन करने तक का समय हमने नहीं लिया है। हमने समय से पहले ही लाख को इकट्ठा करने की चेष्टा की है, कोशिश की है। तो इस प्रकार से जो प्राप्त लाख होता है उसको हम एरी लाख कहते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और स्टेप के बारे में बताना चाहती हूँ और ये स्टेप होता है प्रूनिंग। प्रूनिंग यानी प्लांट्स की कटाई छटाई। प्रूनिंग मीन्स
cutting away old, weak, and diseased branches to of the plant, of the host plant. When we cut the extra uh, old, weak, diseased branches, then what happens? From that region, several new shoots and several new branches, they starts to emerge out, and thus what we have done, first we have removed the diseased and unwanted uh, part of the plant, and second we have uh, made place for the successful colonization of black insect. हमने प्लांट्स में से जो बीमार ब्रांचेस है, जो कि जिस ऐसे ब्रांचेस जिसके अंदर कुछ डिजीज़ के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, जब हम ऐसे प्लांट्स को कट कर देते हैं तो उस जगह से बाद में नई प्रकार की शूट और ब्रांचेस निकलती है। और हमने लैक की खेती के लिए, लैक इंसेक्ट की कॉलोनाइजेशन के लिए हमने एक बहुत ही उपयुक्त स्थान क्रिएट कर दिया है। अगर पेड़ के ऊपर हम डिजीज्ड ब्रांचेस को और मुरझाए हुए जो ब्रांचेस हैं, ओल्ड और कमज़ोर ब्रांचेस को हम लगे रहने देंगे तो ये हमारे लैक इंसेक्ट के लिए सही नहीं होगा। अगर वहाँ पर वो अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सक्सेसफुली वहाँ पर अपनी कॉलोनी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पेड़ का वह हिस्सा स्वस्थ नहीं था, कमज़ोर था। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रूनिंग कहलाती है। हम जनरली उन्हीं ब्रांचेस को कट करते हैं जो कि पतली होती है, जो जिनमें कोई डिज़ीज़ के लक्षण हमें दिखाई देते हैं, या जो सूख रही होती है। तो उन प्लांट्स, उन पार्ट्स को हम कट कर देते हैं। प्रूनिंग दो प्रकार की होती है। प्रूनिंग को हम हिंदी में कहते हैं कटाई और छटाई। तो ये दो प्रकार की होती है। एक जो लाइट प्रूनिंग है, लाइट प्रूनिंग इज़ recommended for slow growing conventional host tree like palas, kusum and bear, where disease and dead portion of the branches are removed completely। बहुत हल्की तरीके से हम कटाई छटाई करते हैं। और heavy pruning is done where we know that the plant are quick growing, they are bushy, जो कि बहुत जल्दी बढ़ते हैं और जिनमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। तो हम ऐसे पेड़ों पर हैवी प्रूनिंग या बेसल प्रूनिंग करते हैं। जब हम कटाई छटाई करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि पेड़ की जो हाइट है वो ज़मीन से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। उससे ज़्यादा नीचे हमें पेड़ की कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए। प्रूनिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि नाइफ़, डॉली और एक प्रकार से जो प्लायर के समान इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम सिकेटर कहते हैं। तो ये प्रूनिंग के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये इनका चित्र है। एक्स, नाइफ, shear, सिकेटर। लैक कल्टीवेशन जब हम करते हैं तो इसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला इनॉक्यूलेशन, दूसरा स्वॉर्मिंग और तीसरा हार्वेस्टिंग। लेकिन जब हम इनॉक्यूलेशन करें उससे पहले भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है उन पेड़ों की देखभाल करना जो कि हमारे होस्ट प्लांट हैं। उन पेड़ों की कटाई छटाई करना जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। तो जब हम होस्ट प्लांट के बारे में, जब हम उनकी केयरिंग की बात करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जब हम प्लांट्स को लैक कल्चर के लिए जब हम ग्रो कर रहे हैं तो हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल तरीके से बढ़ने देना चाहिए। हमें उनमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स आदि का उपयोग हमें बहुत कम से कम करना चाहिए। दूसरा, हमें यह देखना चाहिए कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक ना हो और बहुत ही दूर दूर ना हो। इसके लिए जो हमारे लैक कल्चर
की खेती करने वाले जो फार्मर्स होते हैं उनको समय समय पर पेड़ों के को देखते रहना चाहिए, उनकी कटाई छटाई करते रहना चाहिए, उनके ऊपर कोई डिज़ीज़ ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक तरीका होता है जब हम पेड़ों को नेचुरल तरीके से हम ग्रो करने देते हैं। दूसरा एक तरीका होता है सिस्टमेटिक प्लांटेशन, जहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से एक खरीदी हुई ज़मीन पर हम हमारे विशिष्ट प्रकार के प्लांट्स जिस प्रकार की फसल हम चाहते हैं, जैसे कुसुमी प्रकार की हमें फसल को प्राप्त करना चाहते हैं, रंगीनी प्रकार की हमें लाख की स्ट्रेन का इस्तेमाल करना है, जिस भी प्रकार की हमें खेती लाख की खेती हम करना चाहते हैं, उसी प्रकार के प्लांट्स को हमें सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ उनको उगाना होता है, यह देखते हुए कि कौन से समय को परिपक्व होने में कितना समय लगता है। हमें प्रॉपर ज़मीन को अपनी परचेज़ करनी होती है, हमें उसको फर्टाइल करने के लिए हम नेचुरल जो खाद वगैरह है, गाय का गोबर वगैरह, मैन्योर वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि दूसरे प्रकार के जो पेस्ट हैं, दूसरे प्रकार के जो इंसेक्ट्स हैं वो हमारे पेड़ों के आसपास ज़्यादा ना हो और हमारे पेड़ों में सेटल ना हो। हमें उनको प्लांट्स बीमारियों से बचाना होता है। इस तरीके से हमें एक सुनियोजित तरीके से सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ हमें अपने प्लांट्स को ग्रो करना होता है। इनॉक्यूलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो पार्ट होता है जहाँ पर जो इंसेक्ट है वो अपने होस्ट प्लांट के ऊपर फीड करती है, अपना जो सेल है उसका सिक्रीशन चालू करती है।